नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 16 दिसंबर और इस वीडियो में हम 16 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और वहाँ पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। और प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों में आपको डेली करंट अफेयर जी के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने 16 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। पहला सवाल है, हाल ही में केंद्र सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो हु वाज रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है राजकुमार गोयल जी। तो राजकुमार गोयल हमारे भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। ये हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजकुमार गोयल जी, जो हमारे भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स की। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका एम क्या है? सरकारी कामकाज में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना। जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ होती है? केंद्र सरकार, केंद्र मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि पीएसयूज और संवैधानिक या वैधानिक निकाय जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया या फिर आरबीआई। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कॉम्पोजिशन क्या होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की? देखिए, एक होता है यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो भी यहाँ पे बने हैं राजकुमार गोयल जी। इसके साथ साथ 10 यहाँ पे होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये होती है कंपोजिशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट के बगल में ये खड़े हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। लेकिन कौन व्यक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा, इसको डिसाइड करती है एक समिति। उस समिति में एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री होता है, मिनिस्ट्री होता है, प्लस एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो हिंदी में हुआ लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो जो विपक्ष का नेता है इस समय वो कौन है? राहुल गांधी हैं। तो ये है वो समिति, वो कमेटी जिसने डिसाइड किया कि राजकुमार गोयल जी हैं वो हमारे अगले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। अब देखिए, ये कमीशन जो है वो सेम रहेगा। प्रधानमंत्री बदल सकता है, मिनिस्टर बदल सकता है, एलओपी बदल सकता है, लेकिन जो यहाँ पे कमीशन है वो सेम रहेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन कौन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा ये कौन डिसाइड करती है? एक कमेटी। उस कमेटी में चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक उनके द्वारा नियुक्त मिनिस्टर और साथ में लीडर ऑफ ओपोजिशन एलओपी। अब आता है कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो या तो 5 साल या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। तो जैसे मान लो कि एक एक्स व्यक्ति है, इसकी उम्र 58 है, ये बन जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जब तक ये 63 का होगा तो 5 साल का इसका कार्यकाल होगा, अनटिल और अनलेस इसको रिमूव ना किया जाए। रिमूवल कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अब मान लो कि एक की उम्र ही 62 है और इसकी 65 उम्र होगी, लेकिन 5 साल नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी 65 की जैसी इसकी एज हो गई, अब इसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा इस कुर्सी को, क्योंकि ये 65 साल के हो गए। तो ये होता है, या तो 5 साल का कार्यकाल चलेगा या फिर 65 की उम्र, जो भी पहले हो जाए। सैलरी कितनी होती है? देखिए, पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करती थी। 2020 में एक नया संशोधन आया जिसके मुताबिक वेतन और सेवा शर्तें जो है वो केंद्र सरकार तय करेगी। अब रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अब कौन से बेसिस हैं, कौन से ग्राउंड्स हैं? या तो दुराचार या फिर अक्षमता, कि भैया अब ये क्षमता नहीं है इनकी कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरह काम कर सकें। पावर क्या क्या होती है? देखिए, आरटीआई की अपील को सुनना, फिर सूचना ना देने पर जुर्माना लगाना और अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देना, ये सारी पावर्स होती हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। जुर्माना कितना दिया जा सकता है? 250 रुपया प्रतिदिन और अधिकतम 25,000। अब यहाँ पे देखिए, ये एडवाइजरी रोल होता है, सलाहकारी भूमिका। सीआईसी जो है वो सरकार को आरटीआई कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सलाह दे सकती है। यहाँ पे हर साल सीआईसी रिपोर्ट तैयार करता है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, और इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब जैसे सेंट्रल में होता है वैसे स्टेट में भी होता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, और ये राज्य सरकार के तहत होता है। दोनों ही आरटीआई एक्ट 2005 के तहत काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अंडों एग्स में नाइट्रोफ्यूरांस की मौजूदगी की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अंडों के नमूने एकत्र करने का निर्देश दिया है? Which organization has recently asked its regional offices to collect egg samples to test for the presence of nitrofurans in eggs? राइट आंसर क्या है? FSSAI, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोफ्यूरेंस जो हैं ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका उपयोग खाद्य पशुओं में प्रतिबंधित है क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पोल्ट्री, एक्वाकल्चर और पशुपालन में संक्रमण रोकने के लिए या ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब जब मुर्गियों को नाइट्रोफ्यूरेंस खिलाए जाते हैं जैसे फीड या दवाइयों में, तो उनके जो अंडे हैं वहाँ पर भी ये जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। ये म्यूटाजेनिक हो सकता है, यानी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसीलिए भारत में नाइट्रोफ्यूरेंस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए ये गंभीर खतरा है। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट महिला खा लेती है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसको नुकसान पहुंच सकता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है और लंबे समय में जेनेटिक डैमेज का खतरा भी होता है। तो बेसिकली जो नाइट्रोफ्यूरेंस होते हैं ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं जो डीएनए के साथ बाइंड होकर कोशिकाओं में असामान्य बदलाव यानी सेल ग्रोथ में एबनॉर्मेलिटी करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको बैन किया गया है। तो FSSAI ने अभी सैंपल्स मंगवाए हैं ये देखने के लिए कि कहीं अंडों में नाइट्रोफ्यूरेंस तो नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर कुकिंग की जाए तो क्या इनका खतरा कम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो नाइट्रोफ्यूरान के रेजिड्यूज होते हैं ये हीट स्टेबल होते हैं, उबालने या तलने से ये नष्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जब FSSAI ने अंडों के सैंपल को वापस बुलाया तो ये पता कैसे चलेगा कि इनमें नाइट्रोफ्यूरेंस हैं कि नहीं है? देखिए, जो एग सैंपल्स हैं इनमें मेटाबोलाइट्स को खोजा जाता है। कौन कौन से? जैसे AOZ हो गया, AMOZ है, या फिर SCM है, AHD है, ये सारे मेटाबोलाइट्स हैं। इनको डिटेक्ट किया जाएगा। अगर ये डिटेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि जो एग है उसमें नाइट्रोफ्यूरेंस हैं और ये ह्यूमन बींग्स के लिए खाने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत के लिए अच्छे ये नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं FSSAI की, क्योंकि FSSAI ने इन सैंपल्स को मंगवाया है। FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश कब की गई थी? 2008 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब क्योंकि इसको एक एक्ट के तहत, लॉ के तहत लाया गया है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ, तो ये आपने ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि FSSAI क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो बिल्कुल हाँ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कोर फंक्शन क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक तय करना, फूड एडल्ट्रेशन रोकना और सेफ और हाइजीनिक फूड सुनिश्चित करना। चेयरमैन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चयन समिति की सिफारिश के ऊपर नियुक्त किया जाता है। अब जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए होगी, तो वैसे ही स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ भी होती हैं और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के माध्यम से ये काम करती हैं। जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का काम FSSAI करती है। अनसेफ फूड को मार्केट से वापस बुलाने की शक्ति इसके पास होती है। एडल्ट्रेशन, मिसब्रांडिंग, अनसेफ फूड पर यहाँ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनल अलाइनमेंट आती है जिसके स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है FSSAI। उसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ अलाइन करती है हमारी FSSAI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्डी बीच से जुड़ा हालिया आतंकी हमला किस देश में हुआ? तो रिसेंट टेरर अटैक रिलेटेड टू बॉन्डी बीच टुक प्लेस इन विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है बॉन्डी बीच। यहाँ पे कुछ ज्यूज जो यहूदी समुदाय के लोग हैं वो हनुका सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसी समय दो टेररिस्ट यहाँ पे आते हैं जो बाप बेटा हैं और ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। 15 इनोसेंट लोगों की मृत्यु हुई, प्लस दो में से जो एक आतंकवादी था उसको भी मारा गया है। तो टोटल 16 लोगों की यहाँ पे जान गई है। 15 इनोसेंट थे और एक आतंकवादी था। खबरों में पता चला है कि ये दोनों जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तान ओरिजिन के थे। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो आतंकियों का सरगना है, आतंकिस्तान है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ जो हैं उन्होंने इसको कंडेम करते हुए कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक बार मास शूटिंग हुई थी 1996 में, पोर्ट आर्थर मैसेकर। 1996 के बाद ये सबसे डेडलिएस्ट मास शूटिंग है ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को
पुनः रूपांतरित कर किस नए विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव है जो 125 दिनों के कार्य की गारंटी देता है। मनरेगा इज प्रपोज टू बी रीफ्रेम्ड एज विच न्यू बिल दैट गारंटीज 125 डेज ऑफ वर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विकसित भारत जी राम जी बिल। तो अभी मनरेगा को रूपांतरित करने का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। अब इस नए ढांचे के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा को मजबूत करते हुए 125 दिनों के कार्य की गारंटी देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बड़ी संख्या में प्रवासी रोजी स्टारलिंग पक्षियों के झुंड किस राज्य में देखे गए? लार्ज फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी रोजी स्टारलिंग बर्ड्स वर रिसेंटली सीन इन विच इंडियन स्टेट? तो ये देखे गए हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साउथ इंडिया की स्टेट है तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। इससे पहले इसका क्या नाम था? मद्रास स्टेट। नाम कब चेंज हुआ तमिलनाडु में? 1969 को। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल, जो कि हमारी एक क्लासिक लैंग्वेज भी है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? चेन्नई, जो इसकी कैपिटल भी है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। लेजिस्लेचर कैसा है? यूनिकैमरल है, यानी कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कुल सीटें कितनी हैं? 234। 234 एमएलए यहाँ पे आते हैं जीत के जब भी चुनाव होते हैं। हाई कोर्ट कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट है, जो कि भारत के जो सबसे पुराने हाई कोर्ट्स हैं उनमें से एक है। कब बना था? 1862 में बना था। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं? कावेरी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी तमिलनाडु की कावेरी ही है। इसके साथ साथ एक रिवर आती है वागई और थमीरा बरानी, जो कि इम्पोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रिवर मैंने बताया आपको कावेरी है। कोस्ट लाइन कितनी है इसकी? 1076 किलोमीटर है। किसके साथ लगती है ये? बे ऑफ बंगाल के साथ। फेमस पोर्ट कौन कौन से हैं? एक तो चेन्नई पोर्ट है और दूसरा टूटीकोरिन पोर्ट है, जिसको थूथुकुडी पोर्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या बायोस्फीयर कौन कौन से हैं? एक आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ध्यान में रखना है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे आता है मादुमलाई नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स की बात करते हैं तो स्टेट एनिमल कौन सा है? नीलगिरी ताहर। स्टेट बर्ड कौन सा है? एमरल्ड डोव। स्टेट ट्री कौन सा है? पाम ट्री, पालमायरा। और स्टेट फ्लावर कौन सा है? ग्लोरियोसा लिली। डांस की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। संगम लिटरेचर यहाँ का प्रसिद्ध लिटरेचर है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। चेन्नई जो है उसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स की बात करें तो पोंगल प्रमुख पर्व है। और जोग्राफिकली आपने ध्यान में रखना है कि ये भारत का सबसे दक्षिणी बड़ा राज्य है। अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो सबसे दक्षिणी बड़ा राज्य है, यानी भारत के सबसे साउथ में ये पाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। क्यों खबरों में है? क्योंकि अभी हाल ही में रोजी स्टर्लिंग, जो कि प्रवासी पक्षी है, माइग्रेटरी बर्ड है, वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमारे देश में इन पंछियों का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के पूर्व रक्षा अधिकारी के खिलाफ काउंटर मेजर्स लागू करने की घोषणा की है? चाइना रिसेंटली अनाउंस्ड काउंटर मेजर्स अगेंस्ट द फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल ऑफ विच कंट्री? तो राइट आंसर जापान है, ऑप्शन ए। तो ये जो है ये मूव रिफ्लेक्ट करता है जो डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रिलेटेड टेंशंस चाइना और जापान के बीच में बढ़ रही हैं ओवर रीजनल और स्ट्रेटेजिक इश्यूज, उनके बारे में ये दर्शाता है। कूटनीतिक तनाव जो है दोनों देशों में वो बढ़ता जा रहा है। हाल ही में स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री रिसेंटली वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप? तो ये जीता है हमारे प्यारे भारत ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है। ये जीत भारत में स्क्वैश खेल के बढ़ते स्तर और वैश्विक मंच पर उसकी मजबूत मौजूदगी को दर्शाता है। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति चुनाव के रन ऑफ में जीत हासिल कर देश के 38वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली वॉन चिलीज प्रेसिडेंशियल रन ऑफ टू बिकम द कंट्रीज 38th प्रेसिडेंट? तो इसका राइट आंसर है जोसे एंटोनियो कास्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हैं जोसे एंटोनियो कास्ट, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के रन ऑफ में जीत दर्ज करी है और ये चिले के 38वें राष्ट्रपति बने हैं। उनकी जीत के साथ ही चिले में लंबे समय से चली आ रही सेंट्रल लेफ्ट सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया है। माना जाता है कि ये थोड़े राइट विंग हैं। अब बात आई चिले की, तो चिले की कैपिटल सैंटियागो। चिले की करेंसी चिलियन पैसो, CLP। कंटिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये इस प्रकार से सबसे साइड में पाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? स्पेनिश है। गवर्नमेंट टाइप क्या है? प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण फैला देश है पैसिफिक ओशियन के किनारे। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है आपने, बाप, BAP, बाप।
बाप इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। बाप में कौन कौन से आता है, एक आ गया आपके पास बोलीविया, एक आ गया अर्जेंटीना, एक आ गया पेरू। ये 3 इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बाप, बोलीविया, अर्जेंटीना और पेरू। यहाँ पे दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा डेजर्ट भी पाया जाता है। माउंटेन रेंजेस यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लोआ। नेशनल डे कब होता है, 18 सितंबर। इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1818 में। किससे इनको आज़ादी मिली थी, स्पेन से इनको आज़ादी मिली थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू चिले। क्यों खबरों में है, क्योंकि अभी नए राष्ट्रपति यहाँ पे बने हैं, 38वें राष्ट्रपति। क्या नाम है, जोसे एंटोनियो कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसराइल। इसराइल ने अभी हाल ही में पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर ज्वाइन इसराइल ने किया तो ये इनिशिएटिव किस देश की देन है, यानी किस देश ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी और अभी हाल ही में इसराइल ने इसको ज्वाइन किया है। अब इसराइल की बात है तो इसराइल की कैपिटल जेरूसलम। इसराइल इसका दावा करता है लेकिन कई देशों में यहाँ पे विवाद है। करेंसी न्यू इसराइली शेकेल। कंटिनेंट एशिया, मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया। लैंग्वेज कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिब्रू है लेकिन अरबिक को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। लेजिस्लेचर का नाम क्या है, कैनेसेट, KNESSET। यूनिकैमरल है ये, यानी कि जैसे हमारे भारत में बाईकैमरल है ना, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यूनिकैमरल है। गवर्नमेंट टाइप कौन सी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। हेड ऑफ स्टेट कौन सा है, प्रेसिडेंट है लेकिन सेरेमोनियल है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इंडिपेंडेंस इन्हें कब मिली थी, 14 मई 1948 को। अब इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। सजेल, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान, ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। यूएन की मेंबरशिप इनको कब मिली थी, 1949 में मिली थी, ध्यान में रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा और शासन इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र पुलिस द्वारा हाल ही में कौन सा AI आधारित जांच मंच, AI ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। Which AI driven investigation platform has been recently launched by the Maharashtra Police to strengthen the use of technology in internal security and governance? तो इसका राइट आंसर है महाक्राइम OS AI। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको किसके साथ मिलके बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। 3M याद रखने आपने, M। सबसे पहले क्या बना, महाक्राइम OS AI, किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। किसके साथ मिलके बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो, ये प्लेटफॉर्म जो है ये अपराध जांच, डेटा विश्लेषण और मामलों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग करेगा। ये पहल आंतरिक सुरक्षा और गवर्नेंस में उभरती तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में आय असमानता की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इनकम इनइक्वालिटी सिचुएशन इन इंडिया। अब तुम देखो, हैरान हो जाओगे तुम, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स अबाउट 58% ऑफ द नेशनल इनकम। हमारी टोटल जो नेशनल इनकम है उसका 58% सिर्फ 10% लोगों के ही पास है, जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे देश की जो इनकम है वो 100 रुपया है, तो इससे जो 58 है वो किसके पास है, सिर्फ 10% लोगों के पास। बाकी जो बच गई 42%, वो बाकी 90% लोगों के पास है। 42% 90% के पास है, 58% 10% के पास। 100 में 58 रुपीज़ सिर्फ 10% लोगों के पास हैं, और जो 42 रुपये हैं वो बाकी 90% लोगों के पास हैं। ये इनकम इनइक्वालिटी है, ये आय असमानता है हमारे देश में, ये रियलिटी है हमारे भारत की। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत पायलट 01, सबसे पहले तो ये नाम ध्यान रखना है आपने, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत, इसका नाम क्या है, पायलट 01, किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, सबसे पहले नाम याद रखना है, पायलट 01 लॉन्च। तो कहाँ लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ वाराणसी में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है।
काशी भी बोलते हैं इसको। किसने लॉन्च किया है इसको? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है। ये कहाँ पे? वाराणसी में। इसको बनाया किसने है? कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। ये पहला हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ परिवहन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात आई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी इंक्लूडिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी और ये सब चीज़ें काफ़ी खबरों में हैं, तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये है दोस्तों 16 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए हमारे चैनल को फॉलो करिए। बाकी भी काफ़ी GK अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। इस PDF को भी डाउनलोड करिए और रिवाइज कर लीजिए। और प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा GK अपडेट्स देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, GK, जोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। GK, करंट अफेयर, GK ट्रिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।